हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे 2.3 पे, जो कि हमारा है हियरिंग इम्पेयरमेंट्स के विषय में हम पढ़ेंगे कि आखिर श्रवण बाधिता क्या होती है और श्रवण बाधिता के जो प्रकार होते हैं उसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले जनरली आप सभी को जनरली पता रहता है कि हम श्रवण बाधित किसे कहते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल और बहुत सारे जो संगठन हैं और बहुत सारे जो अधिनियम आए हुए हैं उन पे क्या परिभाषाएं दी गई हैं उसके विषय में हम जानेंगे। जनरली हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे नहीं सुन पाते हैं या जिनको सुनने में समस्या होती है उनको हम श्रवण बाधित कहते हैं। बट अब हम आगे इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे, जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो है आपके लेवल के अकॉर्डिंग जितनी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। श्रवण बाधिता को जानने से पहले हमें कुछ ऐसे टर्म हैं जिनके विषय में पता होना चाहिए, जैसे क्योंकि ना सुनने की जो समस्या होती है वो कहीं ना कहीं हमारे कान से रिलेटेड होती है, तो आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो ईयर है उसके विषय में होनी चाहिए। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे कान होते हैं उनको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, जिसमें हमारा जो ईयर ड्रम तक का भाग होता है, मतलब आप जैसे समझ लीजिए कि कान के 3 भागों में कान को डिवाइड किया गया है। मैं आपको किसी दूसरे पिक्चर्स के माध्यम से समझाती हूँ, आप इस पिक्चर में अच्छे समझ पाएंगे। हम कान को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका ये जो पार्ट होता है, यहाँ तक आप 2 नंबर तक जो देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होता है कान का, ये कान का पहला भाग होता है जिसे हम एक्सटर्नल ईयर या बाह्य कड़ कहते हैं। उसके बाद कान का मध्य भाग जो होता है वो ये वाला पूरा पार्ट होता है जो हम कान के मध्य भाग के अंतर्गत काउंट करते हैं, जिसमें अस्थियां आती हैं। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो है कान की मतलब पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है, तो हमारे पूरे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे मध्य कड़ में पाई जाती है। अब वो कौन सी हड्डी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट होता है वो आपका ये राउंड शेप के घोंघे के आकार का जो पार्ट होता है वो हमारा कान का तीसरा भाग होता है, जिसे हम अंतःकड़ कहते हैं। सबसे बाहर वाला भाग बाह्य कड़, बीच वाला भाग, बीच को मध्य कहते हैं ना, तो बीच वाला भाग मध्य कड़, और सबसे बाहर सबसे अंदर वाला ये कान के सबसे अंदर वाला पार्ट होता है जो हमारे ब्रेन से जाकर के अटैच होता है, तो इसको हम अंतःकड़ कहते हैं। क्योंकि ये अंतः मतलब क्या, अंदर वाला पार्ट, तो कान के जो बहुत अंदर है, जो कान का जो बाह्य भाग है, मध्य भाग के बाद वाला जो पार्ट पड़ता है उसे हम कान का अंतः भाग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 पार्ट होते हैं कान के। अब कान के ये जो पार्ट्स होते हैं इनके इनमें कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है। सबसे पहले कान का ये जो भाग होता है जिसमें मतलब लोबूल होता है, जिसमें बालियां पहनी जाती है, कान का ये सबसे नीचे वाला भाग। ठीक है, आपको बहुत इसमें डिटेल में अभी नहीं जानना है, जैसे आप वीआई से हैं, आईडीडी से हैं या फिर आप एचआई से भी हैं, तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब मैं आगे चीजों को आपको समझाऊं कि बाह्य कड़ में प्रॉब्लम है या मध्य कड़ में प्रॉब्लम है, तो वहां पर चीजें आपके दिमाग में तुरंत हिट कर जाए कि हाँ बाह्य कड़ की भाग हो रही है तो कौन कौन से पार्ट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इतना आप भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे कान होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं। हमने कौन कौन से पार्ट्स बताए आपको, हमने आपको बताया कि बाह्य कड़ होता है, फिर मैंने आपको बताया कि मध्य कड़ होता है, और उसके बाद हमने आपको बताया कि अंतः कड़ होता है, जिसमें बेसिकली जो कोकलिया होता है वो एक मेन पार्ट के रूप में होता है। बाह्य कड़ के अंतर्गत वैसे तो बहुत सारे कान के बहुत सारे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे बाह्य कड़ में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए भी जानना इतना जरूरी है कि कान का जो आउटर मोस्ट ये चीजें होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इस पूरे कान के भाग को हम पिन्ना कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो जिसमें अगर आपने कभी मतलब हमारे कान में जब बहुत ज्यादा वैक्स हो जाता है तो उसको निकालते हैं हम, तो हमारे मान लीजिए आप अंगुली कुछ भी बेसिकली आप रुई जो है वो कान में अंदर डाल, रुई वाली स्टिक जो है वो डाल करके निकाल रहे हैं, तो जहां तक वो जा रही है वो पूरा एरिया जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है जो यस आकार का ऐसे बना रहता है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। ठीक है, ये आपका आप कहलाता है ईयर कैनाल कहलाता है, कर्ण नलिका कहते हैं। और ईयर ड्रम का मतलब होता है कान का पर्दा। ठीक है, कान के पर्दे, तो ये 3 मुख्य पार्ट होते हैं जो हमारे बाह्य भाग में आते हैं। सबसे पहला आपका पिन्ना आता है, पिन्ना मतलब ये वाला पार्ट जिसे आप देख छू सकते हैं, और ये सबसे नीचे वाला भाग ये लोबूल होता है, जिसमें बेसिकली जो बालियां होती हैं वो जो है वो महिलाएं पहनती हैं।
उसके बाद आपका दूसरा पार्ट इसमें आता है ईयर कैनाल, इसको हम कहते हैं, या एक्सटर्नल ईयर कैनाल भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, बाह्य कर्ण नलिका इसका नाम होता है। तो ये आपका भाग आता है। उसके बाद आपका ईयर ड्रम आता है। ईयर ड्रम मतलब ये वाला भाग जिसे आप कान का पर्दा कहते हैं। तो ये वाला जो भाग होता है वो कान का पर्दा होता है। तो ये 3 मुख्य पार्ट होते हैं और बेसिकली इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। हमारे लिए ये 3 मुख्य पार्ट जानना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कान के मध्य भाग में। अगर हम कान के मध्य भाग की बात करते हैं तो इस कान के मध्य भाग में आपको कुछ दिख रही होंगी इस तरफ की कुछ अस्थियां इसमें पाई जाती हैं। इसमें 3 मुख्य अस्थियां पाई जाती हैं जिसे हम मिस के नाम से पढ़ते हैं, मैलियस, इनकस, स्टिपिस। ठीक है, तो कान के मध्य भाग में 3 मुख्य अस्थियां पाई जाती हैं जिसे हम मैलियस, इनकस, स्टिपिस कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पूरा भाग जो होता है वो कोकलिया होता है और ये हमारे अंतःकरण में पाया जाता है। इतनी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन्हें आप जो है वो ध्यान में रखेंगे कि इनर ईयर जो होता है उसमें मुख्य भाग कोकलिया होता है। जो आपका मिडिल ईयर होता है उसमें मुख्य भाग 3 अस्थियां होती हैं जिन्हें हम मिस कहते हैं। मिस का मतलब है मैलियस, इनकस, स्टिपिस। ठीक है, तो आप जानते भी हैं कि स्टिपिस जो होती है पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी के रूप में मानी जाती है जो कि हमारे मध्य कड़ में पाई जाती है। उसके बाद हमारा ये पूरा बाह्य कड़ होता है जिसमें 3 मुख्य पार्ट आते हैं। सबसे पहले पिन्ना होता है, उसके बाद एक्सटर्नल ईयर कैनाल या ईयर कैनाल भी जिसे आप कह सकते हैं, और उसके बाद ईयर ड्रम होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिकली कान के विषय में है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर एक चीज और जाननी है जो आप बहुत ऐसे मोटा मोटा अपने दिमाग में रखेंगे कि ये सुनने की प्रक्रिया आखिर चलती कैसे है। मतलब कोई भी जो बाहर की साउंड है वो हमारे कान तक कैसे पहुंचती है, कैसे उसको सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तभी आप जो है वो जब श्रवणवाहिता पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आपको हमने बताया कि ये कान का आउटर मोस्ट ईयर जो होता है, मतलब जो बाहरी आपका लेयर होता है पूरा, तो ये आपका यहाँ तक भाग जो ईयर ड्रम तक का भाग होता है, जो आपकी हम कह सकते हैं कि जो कान का मतलब झिल्ली होती है कान की, वहां तक का जो पार्ट होता है वो एक्सटर्नल ईयर में आता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही कोई भी साउंड या कोई भी वाइब्रेशन जो है वो हमारे जो हमारा ये पिन्ना होता है इस पे हिट करता है, तो ये वाइब्रेशन को पिन्ना जो होता है वो जो है किसी भी बाह्य वातावरण की जो ध्वनियां होती है उनको कैच करने एक एंटीना की तरह काम करता है। ठीक है, तो एक एंटीना की तरह काम करता है, वो बाह्य वातावरण की ध्वनियों को इकट्ठा करता है। और हमारा जो एक्सटर्नल जो ईयर कैनाल होता है, ये जो बाह्य कर्ण नलिका है, इसमें जो है ये आगे पास करता है। इसी बाह्य कर्ण नलिका में छोटे छोटे ऐसे रोम कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जैसे कोई धूल के कण है या कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि हमारे कान में नहीं जाना चाहिए उसको रोक के रखने का, मतलब इसमें कुछ म्यूकस टाइप का होता है जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कोई भी ऐसे मान लीजिए धूल के कण है तो उसको जो है वो उन बालों में फंसा कर रखता है ताकि वो अंदर न जाए और नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो है, अगर हम बात करते हैं बिल्कुल जो है वो स्थिर है कि वो कंपन नहीं कर सकता। ईयर ड्रम में कंपन होता रहता है। तो यही जो कंपन होता है वो ईयर ड्रम से सीधे जो आजकल्स होती हैं, जो अस्थियां होती हैं हमारे मध्य भाग में, उन मध्य भाग की अस्थियों तक जाकर जो है वो हिट करता है। ठीक है, तो अगर आप बाह्य कड़ के पार्ट को समझ चुके होंगे तो मोटा मोटा समझिएगा कि सबसे पहले कोई भी वाइब्रेशन होता है वो हमारे ईयर के पिन्ना पर जाता है। पिन्ना से वो सीधा हमारे जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल होता है वहां पर प्रवेश करता है। उसके बाद जो हमारा ईयर ड्रम होता है वहां से वो वाइब्रेशन को ईयर ड्रम आगे बढ़ाने का काम करता है क्योंकि ईयर ड्रम में कंपन होता रहता है। उसके बाद वो ईयर ड्रम का जो कंपन होता है वो जो मिस वाली हमारी 3 अस्थियां होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टिपिस, ये तीनों एक तरह से आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं। ठीक है, मतलब हर एक जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं कि मतलब इस छोर पर अगर हम कोई कंपन उत्पन्न कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे यहाँ तक भी कंपन पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये तीनों अस्थियां मध्य भाग में कंपन उत्पन्न करती हैं और ये अस्थियां आगे चलकर जो हमारा कोकलिया वाला पार्ट होता है यहाँ से जुड़ी हुई रहती हैं। तो यहाँ से वाइब्रेशन मध्य भाग से जो है वो सीधा अंता भाग में पहुंच जाता है। उसके बाद ये हमारे कुछ नर्व्स होती हैं वहां पर जो होती हैं उसके माध्यम से हमारा जो ब्रेन होता है वहां तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, जो ऑडिटरी हमारे नर्व्स होती हैं वो ऑडिटरी नर्व क्या करती हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं, ये जो पूरी वाइब्रेशन होती है इसको। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है सुनने का और इससे डिटेल में भी हम आगे चीजों को पढ़ रहे होंगे। एक एक पार्ट के विषय में जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये आप इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इतनी ही रिक्वायरमेंट थी कि आप इतनी चीजें जाने। आगे जब हम पढ़ रहे होंगे आइडियोलॉजी जैसा पेपर या स्पीच जैसा पेपर, तो वहां पर हम पूरा डिटेल में इसको दोबारा से जो है वो एक बार क्लियर कर देंगे। चलिए अब पढ़ लेते हैं हमारा जो टॉपिक है।
आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट पढ़ना था, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट में आपको ईयर के विषय में थोड़ी सी जानकारी होनी ही चाहिए थी। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है कि जब अगर आप कोई ऐसा बच्चा है जिसको श्रवण बाधिता इसको हिंदी में कहते हैं, तो जब किसी को श्रवण मतलब है सुनना और बाधिता मतलब है बाधा उत्पन्न हो, जब किसी व्यक्ति को सुनने में कोई समस्या कोई बाधा हो तो वो श्रवण बाधिता कहती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखी है कि इस जो श्रवण बाधिता है ये आरपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी दोनों में शामिल है। हियरिंग इम्पेयरमेंट को आरपीडब्ल्यूडी में भी शामिल किया गया है और पीडब्ल्यूडी में भी शामिल किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आरपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं श्रवण बाधिता की परिभाषा की, क्योंकि बहुत सारे जो एक्ट आए हुए हैं उनमें भी श्रवण बाधिता की परिभाषाएं दी गई हैं, तो वो सारी परिभाषाएं आपके जुबान पर होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभार परिभाषा ही पूछ लेता है या वो ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि 70 डेसिबल या उससे अधिक सुनने वाले बच्चे को श्रवण बाधित कहते हैं, यह किसके अनुसार है। तो वहां पर जब आपको परिभाषाएं पता रहेगी तभी आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो श्रवण बाधिता क्या है, एक छिपी हुई दिव्यांगता होती है, मतलब ऐसे आप जनरली अमूमन किसी को देखकर नहीं बता सकते हैं जब तक उसके बिहेवियर को आप नहीं ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, तो आप नहीं बता पाओगे कि हाँ ये सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, जब तक वो कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे वो ऐसे कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास ना करें, या फिर जो है बहुत आपकी मतलब आप जो बोल रहे हैं आपकी तरफ ही उनका ध्यान पूरी तरह से, आपके लिप रीडिंग को करने का प्रयास ना करें या आपके साइन को पकड़ने का प्रयास वो नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। या फिर वो आपकी किसी बात पर रिएक्ट नहीं करेंगे तब आप समझ पाएंगे। इसके पहले उनके अगर वो कोई रिएक्ट ना करे तो आप नहीं जान सकते हैं, ठीक है, कि कोई बच्चा श्रवण बाधित है या फिर नहीं है। तो एक छिपी हुई दिव्यांगता के रूप में इसे हम लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनको सुनने संबंधी जो समस्याएं होती हैं, तो व्यक्तियों को हम श्रवण बाधित कहते हैं, उनकी दिव्यांगता को श्रवण बाधिता कहते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप जो चीजें हैं यहाँ ध्यान रखिएगा। तो आरसीआई अपनी परिभाषा देता है। आरसीआई आप जानते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। 93 में जो है ये अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। अब इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 70 डेसिबल पर सुन रहा है, अगर कोई व्यक्ति मतलब बहुत ऊंचा सुन रहा है, मतलब 70 डेसिबल पर अगर वो सुनता है, तो हम उन्हें ऐसा जनरल एजुकेशन नहीं देंगे, उनको हम व्यवसायिक शिक्षा देंगे, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हम सिखाने की बात करता है। और कोई 55 डेसिबल पर सुनता है तो उसे हम सामान्य शिक्षा देंगे। ऐसी बात कौन करता है, तो वो आरसीआई कहता है। पीडब्ल्यूडी 1995 में परिभाषा दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति 60 डेसिबल या उससे अधिक पर सुनता है, ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति 60 या उससे अधिक डेसिबल पर चीजों को सुनता है तो उसे हम श्रवण बाधित कहते हैं। ये किसके अनुसार है, पीडब्ल्यूडी के अनुसार, 1995 के अनुसार है। आरपीडब्ल्यूडी 2016 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 70 डेसिबल से अधिक की ध्वनियों को सुनता है तो ऐसे व्यक्ति को हम श्रवण बाधित कहेंगे। अमूमन हम लोग 25 डेसिबल पर बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो 25 डेसिबल मतलब ठीक ठाक है, हम आराम से सुन सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 70 डेसिबल पर सुन रहा है, मतलब सपोज करिए कि डीजे बज रहा हो और वो डीजे की जो साउंड होती है उतना ज्यादा तेज लाउड बोलने पर अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है, वैसे डीजे की साउंड तो करीब 80-90 और डेसिबल हो जाती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अगर उस डेसिबल पर अगर कोई व्यक्ति रिएक्ट कर रहा है या सुन पा रहा है, तो वो श्रवण बाधित में जाता है। और एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः श्रवण बाधित नहीं होता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सुन ही नहीं सकता या उसके अंदर बिल्कुल भी सुनने की क्षमता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा बहुत सारे रिसर्च में पता चला है कि जो व्यक्ति होते हैं जो श्रवण बाधित होते हैं, उनके अंदर वो चाहे मॉडरेट या प्रोफाउंड लेवल के ही क्यों ना हो, थोड़ी बहुत सुनने की क्षमता उनके अंदर होती ही होती है, जिनका उपयोग करके हम उनको आगे चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। बट डिपेंड करता है कि वो किस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी से जो है वो ग्रसित है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का मतलब है हियरिंग इम्पेयरमेंट के कौन से टाइप वाले चीजों में वो आते हैं। अगर हम श्रवण बाधिता के प्रकार की बात करते हैं तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 भागों में डिवाइड कर रखा है, मतलब मैंने नहीं डिवाइड कर रखा है, वो जो है 5 भागों में डिवाइड करके इसको पढ़ा जाता है। पहला है उम्र के आधार पर, दूसरा है क्षतिग्रस्त स्थान के आधार पर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि श्रवण बाधिता को पढ़ने के लिए, मतलब अपनी पढ़ाई के दृष्टिकोण से, या हम कह सकते हैं कि अमूमन इसे हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला है उम्र के आधार पर, दूसरा क्षतिग्रस्त स्थान के आधार पर, श्रवण कोड के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और कारण के आधार पर। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उम्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो उम्र के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले श्रवण बाधिता को 5 भागों में बांटा गया है। मतलब श्रवण बाधिता कितने प्रकार हैं, 5।
अब एक एक प्रकार को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला उम्र के आधार पर है। उम्र के आधार का मतलब है कि किस उम्र में बच्चा सर्वबाधित हो रहा है। तो इसको 3 भागों में बांटा, मतलब 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जन्मजात, दूसरा है ग्रहित और तीसरा है पूर्व भाषा, चौथा है पश्च भाषा। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जन्मजात स्वर्णदोष ऐसा होता है कि मतलब बच्चे का जन्म हो, उसी मतलब जन्म से पहले ही गर्भावस्था में ही कोई ऐसी मतलब मेडिसिन की वजह से या किसी चोट की वजह से, ठीक है, तो बच्चा सर्वबाधित हो गया हो, मतलब जब पैदा हो बच्चा तो वो सर्वबाधित हो, तो ऐसे बच्चों को हम जन्मजात सर्वबाधित कहते हैं। ग्रहित स्वर्णदोष का मतलब होता है, यचल लिखा है, यचल मतलब हियरिंग लॉस। तो ग्रहित स्वर्णदोष का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो बाद में एक्वायर किए हों, ठीक है। ग्रहित मतलब एक्वायर्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। तो जो बाद में एक्वायर किए हों, जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कोई चोट लग गया, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो बाद में हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाए, या मवाद बहुत बह रहा है, कोई संक्रमण हो गया, तो ये सब जो चीजें होती हैं वो ग्रहित स्वर्णदोष के अंतर्गत आती हैं। अगर इसकी वजह से कोई बच्चा सर्वबाधित होता है तो वो ग्रहित स्वर्णदोष में जाएगा। उसके बाद होता है पूर्व भाषा श्रवण दोष। अब पूर्व भाषा श्रवण दोष क्या होता है कि श्रवण दोष का ये एक ऐसा प्रकार है, लिखा है पूर्व भाषा, पूर्व का मतलब क्या है, पहले, और भाषा मतलब लैंग्वेज। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट ना हुआ हो, यहाँ पर बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होता है, और उसके पहले ही, ठीक है, भाषा विकसित नहीं हुई है, उसके पहले ही बच्चा नहीं सुन पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं पूर्व भाषा श्रवण दोष वाले बच्चे हैं, प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस वाले बच्चे हैं, ठीक है। भाषा विकसित नहीं हुई है लेकिन उसके पहले हो जाए, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो 3 साल का है और अचानक से कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई भी ऐसा संक्रमण हो जाए जिसकी वजह से वो नहीं सुन पा रहा है। अब 3 साल के बच्चे की लैंग्वेज तो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है, वो अमूमन बहुत बोल पाएगा तो माँ पापा यही सब चीजें बोल पाता है, और ऐसी स्थिति में अगर वो हियरिंग लॉस उसको हो जाता है तो वो पूर्व भाषा श्रवण दोष में चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, तो फिर आप इन चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत आसान भी है चीजें। पूर्व भाषा श्रवण दोष का मतलब है कोई ऐसा बच्चा जिसकी भाषा विकसित नहीं हुई हो, उसके पहले हो जाए। पश्च भाषा, पश्च मतलब बाद में, तो कोई ऐसा बच्चा जो भाषा विकसित होने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई 22 साल का 28 साल का हो गया है, और ऐसी स्थिति में 28 साल के बाद कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से वो अपना मतलब हियरिंग सेंसिटिविटी जो है उसको खो देता है, तो ऐसे बच्चों को हम पश्च भाषा श्रवण दोष के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उम्र के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जन्मजात, ग्रहित, पूर्व भाषा और पश्च भाषा। हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है ताकि रिवीजन में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं इसी के साथ आपको कुछ ऐसे जो फैक्ट होंगे, मतलब जो हैंड रिटन नोट्स होंगे जिसको डिटेल में इसको जो है वो डिफाइन किया होगा, तो वो मैं इसी पीडीएफ के साथ अटैच करवा दूंगी, तो वो आप टेलीग्राम से जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से अपने नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद आपका है क्षतिग्रस्त स्थान के आधार पर बात करता है। क्षतिग्रस्त स्थान का मतलब है कि हमने अभी आपको इसीलिए पढ़ाया था कान के पार्ट के विषय में, ताकि आप इन चीजों को समझ पाए। तो आप जानते हैं कान के 3 पार्ट्स होते हैं, कान के इन तीनों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट में या किसी 2 पार्ट में या तीनों पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से कोई क्षतिग्रस्तता या स्वर दोष होता है, उसे हम क्षतिग्रस्त स्थान के आधार पर हियरिंग लॉस में जो है वो डिफाइन करते हैं। पहला है अस्थिचालकता स्वर दोष। अस्थिचालकता का मतलब होता है स्वर दोष का ये एक ऐसा प्रकार है जिसमें कान का जो बाह्य और मध्य भाग है, मतलब कान का जो बाह्य भाग है एक्सटर्नल ईयर है, और कान का जो मिडिल ईयर है, एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर में किसी प्रकार का संक्रमण या किसी प्रकार की कोई बीमारी की वजह से अगर कोई हियरिंग लॉस होता है, वो हियरिंग लॉस कान के बाह्य और मध्य भाग में हो, तो ऐसे हियरिंग लॉस को हम अस्थिचालकता स्वर दोष कहते हैं। संवेदीय स्वर दोष होता है जहां पर आप जानते हैं जो कोकलिया होता है, ठीक है, एक संवेदी अंग होता है, तो अगर कान का जो अंता भाग होता है, ठीक है, संवेदी मतलब जो कान का मध्य और अंता भाग होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो संवेदीय स्वर दोष में जाता है। मिश्रित स्वर दोष क्या होता है? मिश्रित स्वर दोष एक प्रकार का ऐसा स्वर दोष होता है जिसमें कान का एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और जो आपका जो है इंटरनल ईयर, तीनों ईयर में अगर किसी प्रकार का दोष हो जाता है, इन कान के तीनों पार्ट्स में से किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, इन तीनों पार्ट में खराबी की वजह से अगर कोई स्वर दोष होता है तो वो मिश्रित स्वर दोष में चला जाता है। उसके बाद केंद्रीय स्वर दोष होता है, तो केंद्रीय जो स्वर दोष होता है वो
हमारा जो ब्रेन स्टेम के द्वारा जो मस्तिष्क के अंदर तक जो सुनने की क्षमता होती है उसमें कोई क्षति हो जाए, जैसे हमारे ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं, हमने आपको लास्ट में बताया था कि जो हमारी ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन तक ये जो मतलब जो ये वाइब्रेशन होती है इसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन अगर इनके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो ऐसे श्रवण दोष को हम केंद्रीय श्रवण दोष कहते हैं। सेंट्रल हियरिंग लॉस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। कार्यात्मक श्रवण दोष ऐसा श्रवण दोष होता है जिसमें हमारे कान का कोई भी भाग क्षतिग्रस्त नहीं होता है, मतलब हमारा तीनों पार्ट बहुत अच्छा है, एक्सटर्नल, मिडिल, सारे पार्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यक्ति को ऐसा मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि वो चीजें नहीं सुन पा रहा है। सपोज करिए कि आप बहुत टेंशन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और टेंशन में जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं या मान लीजिए बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में जब हमें कोई बुला रहा होता है तो हमारा ध्यान उस साउंड की तरफ उतना नहीं होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऐसे तनाव को महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें बाहर की कोई भी चीज जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। तो ऐसे जो इस प्रकार का श्रवण दोष होता है, जो इसे हम कहते हैं कार्यात्मक श्रवण दोष, फंक्शनल हियरिंग लॉस कहते हैं, जिसमें हमारे कान का कोई भी भाग क्षतिग्रस्त नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि उसकी कान की बनावट में कोई ऐसी असमानता आ जाए या बहुत ज्यादा मतलब तनाव वगैरह कुछ हो जाए जिसकी वजह से सुनने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्यात्मक श्रवण दोष कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया क्षतिग्रस्त स्थान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है अस्थिचालकता। अस्थिचालकता का मतलब होता है कान के बाएं और मध्य भाग में कोई संक्रमण हो जाए जिसकी वजह से व्यक्ति को सुनने में समस्या हो, तो वो अस्थिचालकता है। बोन कहाँ पाया जाता है, मिडिल ईयर में, तो अस्थिचालकता से याद रखिएगा कि वो मिडिल ईयर में संक्रमण होता है। उसके बाद संवेदीय श्रवण दोष होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे कान का जो अंतःभाग होता है और मध्य भाग होता है, कभी कभार इसमें मध्य भाग भी प्रभावित हो जाता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि जो अंतःभाग होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, छूट गया है। तो ये जो अंतःभाग होता है इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो संवेदी हियरिंग लॉस में जाता है। उसके बाद मिश्रित हमने आपको बताया कि तीनों पार्ट में से किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद केंद्रीय हमने बताया कि जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो सूचनाएं हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं, लेकिन ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक के मार्ग में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो व्यक्ति को सुनने में समस्या उत्पन्न होने लगती है, तो वो केंद्रीय श्रवण दोष होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कार्यात्मक श्रवण दोष। कार्यात्मक श्रवण दोष का मतलब होता है कि जो उसके फंक्शंस हैं, ठीक है, वो बिल्कुल काम कर मतलब कान की जो बनावट है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जो तीनों पार्ट्स होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब बाएं मध्य इन सब में कोई दिक्कत नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ बनावट में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या फिर मनोवैज्ञानिक कोई ऐसी समस्या हो व्यक्ति के साथ जिसकी वजह से कान साउंड उसके ब्रेन तक जा रहा होता है। ठीक है, साउंड उसके ब्रेन तक जा रहा होता है लेकिन वो उन चीजों को समझने में जो है वो असमर्थ होता है किसी मनोवैज्ञानिक समस्या की वजह से। तो ऐसी जो ये इस प्रकार की जो श्रवण दोष होता है उसे हम कार्यात्मक श्रवण दोष कहते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रवण कोड के आधार पर जो है बांटा गया है। ये थर्ड प्रकार है, मैंने 2 बता दिए हैं, ये तीसरा है आपका जिसमें श्रवण कोड के आधार पर डिवाइड किया गया है। और इसमें तो अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया है, जैसे अगर हम बात करते हैं एक आपके कार्ल जेसी है वो भी डिफाइन करते हैं, उसके बाद WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1980, तो इनके द्वारा भी डिफाइन किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से है और जो पूछा जाता है बार बार वो आपका WHO के अनुसार है, तो आपको यही याद रखना है। अगर आपके पास बुक्स होंगी, ठीक है, मान लीजिए आपके पास हमारे द्वारा जो बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, अगर आपने बुक परचेज किया होगा और वो बुक्स होंगी तो वहां पर 2-3 टाइप से दिए होंगे आपको। ठीक है, तो वो आपको वहां पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, जो इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा एग्जाम ये नहीं पढ़ के पास कर पाएंगे कि जितना दिया है सिलेबस में हम सब पढ़ लें। आप एग्जाम तब बहुत अच्छा पास कर पाएंगे कि जितना इंपॉर्टेंट है वो हम जान लें, और टीचर यही करता है, आपको किताबों से बढ़ करके जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस होता है चीजों का, तो वो आपको बताता है। ठीक है, तो आप WHO के अनुसार ही पढ़िएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो WHO बताता है कि अगर कोई व्यक्ति 0 से 25 डेबी तक सुन रहा है तो वो नॉर्मल है। जैसे सपोज दैट कि मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सुनने में, तो मैं 25 डेबी तक की आवाज को बहुत अच्छे से इजीली से सुन पाऊंगी। अगर कोई व्यक्ति 26-40 तक सुनता है, मतलब 26 से लेकर 40 तक के बीच में सुनता है, तो वो एक मतलब उसमें हियरिंग लॉस तो होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है कि मतलब काम उसका चल जाएगा, जैसे कोई तेज बोल दे रहा है तो वो इजीली सुन पाएगा।
ठीक है। उसके बाद 41 से 55 होता है जिसे हम मॉडरेट हियरिंग लॉस कहते हैं। आप इस सभी में HL जोड़ लीजिएगा, ठीक है। मैं मतलब थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैंने नहीं ऐड किया है, तो आप ये जोड़ लीजिएगा। जनरल को छोड़ करके माइल्ड हियरिंग लॉस, मॉडरेट हियरिंग लॉस हम लिखते हैं, ठीक है। तो 41 से 55 होता है जैसे हम मॉडरेट हियरिंग लॉस कहते हैं, और उसके बाद 56 से 70 होता है जिसे हम सेवरल जो है वो हियरिंग लॉस कहते हैं, सीवियर हियरिंग लॉस कहते हैं। 71 से 90 होता है जिसे हम प्रोफाउंड हियरिंग लॉस कहते हैं, और 91 प्लस होता है जिसे हम प्रोफाउंड डेफ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है इसे आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद प्रकृति के आधार पर होता है, तो प्रकृति के आधार पर दो प्रकार बांटा गया है, एक मंद गति से होने वाला श्रवण दोष, एक अचानक होने वाला। जैसे मंद गति से होने का मतलब है कि धीरे 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 सुनने की क्षमता खत्म हो जाए। अचानक होने वाला श्रवण दोष है कि जैसे मान लीजिए आपके कान के जस्ट पास ही बम फूट जाए, ठीक है, आप तो बच जाए लेकिन जो है वो सुनने की क्षमता चली जाएगी, वो अचानक होने वाला श्रवण दोष है कि अचानक से कोई ऐसा साउंड आपके मतलब आपको सुनाई दिया जिसकी वजह से आपके जो कान के पर्दे हैं वो फट गए, या जो अस्थियां हैं उनमें किसी प्रकार का कोई खिंचाव, कोई तनाव हो गया, ठीक है। तो वाइब्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई, आप नहीं सुन पा रहे हैं, कोकलिया में कोई अचानक से कोई ऐसा डैमेज हो जाए, तो वो अचानक होने वाला श्रवण दोष होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आपके कारण के आधार पर भी कुछ भागों में जो है वो श्रवण दोष को डिफाइन किया गया है, और जितने भी प्रकार हैं ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है आपका एक्सोजोनल मतलब एक्सोजेनल जेनस है हियरिंग लॉस इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से, मतलब ऐसी कुछ दवाइयों के प्रभाव की वजह से क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ऊंचा सुनाई देने लगता है, मतलब वो 60 डेसिबल 70 डेसिबल पर उसको सुनाई देने लगता है। तो ऐसे श्रवण दोष को हम क्या कहते हैं, वो आपके एक्सोजेनस श्रवण दोष कहते हैं। एक्सोजेनस का मतलब है कि वातावरणीय प्रभाव के कारण कोई ऐसी समस्या हो जाए, ठीक है, तो वो आपके एक्सोजेनस श्रवण दोष आपके कहलाते हैं। उसके बाद आइडियोपैथिक हियरिंग लॉस आपका होता है, ठीक है। उसके बाद आइडियोपैथिक जो हियरिंग लॉस है वो आपका होता है। इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे, अगर हम बात करते हैं आइडियोपैथिक का, वैसे कोई जनरली कोई अमूमन हमें कारण नहीं पता लग पाता कि हाँ ये किसकी वजह से होता है, बट ऐसा माना जाता है कि वातावरणीय और कुछ अनुवांशिक मतलब फैक्टर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से व्यक्तियों को सुनना बंद हो जाता है। मतलब जैसे कोई बच्चे में कोई समस्या पता ही न लग पा रही हो कि आखिर ऐसा क्यों है कि बच्चा नहीं सुन पा रहा है, तो अगर कोई ऐसी समस्या बच्चे में दिखाई दे रही है जिसके कारण का कोई पता ना लगा पा रहा हो, ठीक है, जैसे डॉक्टर भी जांच करते हैं तो उनको पता लगता है कि हाँ किस वजह से श्रवण दोष हुआ है, लेकिन कोई ऐसा बच्चा हो जिसके श्रवण दोष होने के कारण का पता ना हो, कान के पार्ट्स बिल्कुल ठीक ठाक हो, काम भी ठीक ठाक कर रहे हो, लेकिन वो सुन ना पा रहा हो, तो ऐसे प्रकार के जो श्रवण दोष होते हैं उनको हम आइडियोपैथिक हियरिंग लॉस कहते हैं। उसके बाद है इंडोजेनस श्रवण दोष आपका होता है। इंडोजेनस में अगर हम बात करते हैं तो ये किसी हार्मोन की अनियमितताओं की वजह से जो है ये आपका होता है, जिसे हम इंडोजेनस कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके टाइप ऑफ हियरिंग लॉस थे जिन्हें आप ध्यान रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने किसी को भी एक भी हियरिंग लॉस के टाइप्स को नहीं छोड़ा है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे टाइप्स, अगर आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई भी बुक हो, आप उस बुक को उठा के देखिएगा, इससे ज्यादा टाइप आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने सारे करा दिए हैं, अब आपका फर्ज है कि आप इन सारे टाइप को अच्छे से रिवीजन करें और चीजों को समझें। अगला है बात करते हैं श्रवण दोष के कारण के आधार पर। तो कुछ मतलब वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैंने आपको बताया ही है कि कुछ ऐसे प्री काजेज होते हैं, पोस्ट नेटल कुछ काजेज होते हैं, ठीक है। तो मतलब नेटल के कुछ काजेज होते हैं, तो वो अमूमन इसमें भी काम करेंगे, जैसे वायरस हो गया, संक्रमण हो गया, चोट हो गया, तो ये सारे कुछ ऐसे बात कर सकते हैं जनरल रीजन है जो अदर डिसेबिलिटियों के भी हो सकते हैं और इसके भी हो सकते हैं, लेकिन श्रवण दोष के कुछ मुख्य रीजन होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्या करें विजुअल इंपेयरमेंट होता है, तो विजुअल इंपेयरमेंट के कुछ मुख्य रीजन होते हैं, जैसे काला मोतियाबिंद हो गया, मोतियाबिंद हो गया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो श्रवण दोष के भी अपने कुछ मुख्य रीजन होते हैं, जैसे अनुवांशिक अनुवांशिकता, ये तो किसी भी डिसेबिलिटी के भी हो सकते हैं, तो ऐसे ही हियरिंग लॉस के भी एक मुख्य रीजन होता है अनुवांशिकता। ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी के दादा या मतलब पापा में अगर इस प्रकार का कोई दोष होता है तो बच्चे में भी थोड़ी बहुत परसेंटेज में वो स्थानांतरित हो जाता है। मध्यकर्ण का संक्रमण, और मध्यकर्ण में कोई संक्रमण हो जाए तो भी हियरिंग लॉस हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओटाइटिस मीडिया क्या होता है कि अगर कान में कोई संक्रमण हो जाए जिसकी वजह से कान का जो पिन्ना होता है, पिन्ना मतलब कान का वो भाग जिसे आप टच कर सकते हैं, बाहर वाला पार्ट, जिसे मम्मियाँ जो है वो अगर आप कोई काम नहीं मानते हैं तो वो यूज भी कर लेती हैं आपको समझाने के लिए। तो ये जो बाह्य कड़ मतलब बाह्य कड़ में जो आपका पिन्ना होता है, तो ये पिन्ना में अगर मान लीजिए कोई संक्रमण हो जाए या कभी-कभार बहुत तेज बुखार हो जाए जिसकी वजह से पिन्ना बिल्कुल लाल हो जाए, ठीक है? जैसे आप गुस्से में होते हैं तो कान का पिन्ना बिल्कुल लाल हो जाता है ना? तो ऐसे ही कोई संक्रमण हो जाए जिसकी वजह से मान लीजिए कान का पिन्ना लाल हो जाए, तेज बुखार हो जाए और मवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि कान से मवाद बहने लगे, तो ये जो सिचुएशन होती है, जो स्थिति होती है, इसी को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की ओटाइटिस मीडिया होती है, एक दीर्घ ओटाइटिस मीडिया भी होती है, ठीक है? एक दीर्घ ओटाइटिस मीडिया का मतलब है कि ये संक्रमण बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है। तो ओटाइटिस ये भी एक रीज़न हो सकता है, वायरस हो सकता है, अनेक तरह के वायरस ऐसे होते हैं, जैसे सिटोमेगालोस वायरस हो गया, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे वायरस हो गए जिसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो मतलब जिसकी वजह से ये संक्रमण हो जाता है। शोरगुल हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो हमेशा जहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड होता है उसी एरियाज़ में रह रहा है, तो वो ऊँचा ही सुनेगा, ठीक है? वो फैमिली एनवायरनमेंट पे भी निर्भर करता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा परिवार है जो जिस घर में सारे लोग बहुत तेज़ ही बोलते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चा भी तेज़ी सुनेगा और एक समय ऐसा आएगा जब बच्चा बहुत ऊँचा सुनने लगेगा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और बुढ़ापा भी हो सकता है, जैसे बुढ़ापे में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऊँचा सुनने लगते हैं। तो ये भी एक मुख्य रीज़न हो सकता है कि अमूमन जो व्यक्ति होते हैं वो जब ओल्ड एज हो जाते हैं तो वो ऊँचा सुनने लगते हैं। तीव्र ज्वर हो गया, ठीक है? तो बहुत तेज़ मतलब बुखार हो जाए जिसकी वज़ह से वो बुखार जो है वो दिमाग पे असर कर जाए जिसकी वज़ह से हो सकता है ऑडिटरी नर्व्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो भी बच्चे में सुनने संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तालु का कटा या फटा हो सकता है, तो ऐसे कुछ मुख्य रीज़न होते हैं जिनकी वज़ह से हियरिंग लॉस होता है। ठीक है? तो ये था आपका पूरा जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इनमें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के हिसाब से वो मैंने सारे करवा दिए हैं और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देती हूँ, मैं रात में भी या फिर मैं सुबह जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर देती हूँ। पीडीएफ आप जो है वो टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम का नाम भी वही है जो चैनल का नाम है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ईज़िली टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करिएगा, आपको पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है, बट एक बार शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ शेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ जो मेरी मेहनत है वो भी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और उनको भी कुछ फ़ायदे हो जाएँगे, ठीक है? लाइक करना, ना करना वो आपके ऊपर है, आपको पसंद आए तो करिए, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद, वंदे मातरम।